वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आए थे उन्हें, और इस बार भी आए हुए हैं, उसमें से भी 14 था, एक कम हो गया, तो संभवतः उन्हें कुछ बातें याद होंगी, लेकिन एक सिस्टम रिकैप का तो मैंने क्या कहा था, मैं उसको एक बार संक्षेप में थोड़ा बता देता हूँ, ताकि जो लोग नहीं आए थे उस बार, पहली बार जुड़े हैं या जो समय आए थे भूल गए हैं, तो उन्हें स्मरण होगा। हम लोग चर्चा कर रहे थे कि भारत में कानून कैसे बनता है। उस पर मैंने बताया था कि हमारे पास एक संविधान है। मैंने उस संविधान का अंग्रेजी वर्जन भी आपको दिखाया था, जो मेरे हाथ में है, और मैंने बताया कि जो उसमें अनुच्छेद है 245 245 से लेकर के और 255 तक, उसमें ही कानून कैसे बनेगा उसके बारे में मूल बातें दी हुई हैं। और आप सभी लोग इस बात को पहले से नहीं जानते होंगे तो बता दूं कि हम भारत के संविधान को भारत में सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड कहा जाता है, और इसी सुप्रीम लॉ ऑफ लैंड से कानून उद्भूत होते हैं। अगर कोई भी कानून हमारे संविधान के कंसिस्टेंट नहीं, यानी संविधान के विरोध में हो, यानी संविधान में जो बातें कही गई हैं उसके विपरीत हो, तो सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार है। और खास करके अगर मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध कोई कानून बनता है तो अनुच्छेद 13 के तहत स्पेशल अधिकार है। हालांकि अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट्स में भी मामला जाता है, और हाई कोर्ट की अपील सुप्रीम कोर्ट में होती है। इसलिए जो भी कानून संविधान के विरोध में होगा, संविधान के विपरीत होगा, उसे सुप्रीम कोर्ट खारिज कर सकता है, असंवैधानिक घोषित कर सकता है। अगर पूरे संविधान को करने की जरूरत पड़ी तो पूरे संविधान को कर देगा, या उसके किसी न किसी उसके किसी धारा को भी, कानून की किसी धारा को भी अगर लगता है कि यह संविधान के विपरीत है तो कर सकता है। एक बच्ची ने पूछा था कि कानून की जरूरत क्या है, तो मैंने बताया था कि अगर तुम शहर में रहते हो, गांव में रहते हो, यानी सभ्य समाज में रहते हो, जंगल में नहीं रहते, तो जंगल में तो शेर सबसे मजबूत होता है, और शेर जो चाहे कर लेगा, जिसको चाहे मार डालेगा। लेकिन जब हम सभ्य हुए तो नियम कानून के हिसाब से रहने की प्रवृत्ति मनुष्य में जागी। घर में भी अगर हम रहते हैं तो कुछ नियम कानून रहते हैं कि भाई सुबह उठ करके मंजन करेंगे, दिशा मैदान जाएंगे, तब नाश्ता करेंगे। ऐसा नहीं होता कि हम पहले भोजन कर लें इसके बाद दिशा मैदान जाएं, उससे फिर स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो बिना संविधान के, बिना कानून के किसी भी समाज का, किसी भी देश का स्वास्थ्य खराब हो जाएगा और हम जंगल में पहुंच जाएंगे। इसलिए कानून की आवश्यकता मनुष्य ने महसूस की, और मनुष्य ने कानून बनाए, नियम बनाए, जिसके आधार पर हम सभी लोगों को चलना होता है। तो भारत में कानून बनाने के लिए 3 सूची हमारे संविधान में दी हुई है। एक यूनियन लिस्ट है, मैंने बताया था आप लोगों को कि हमारे यहाँ संविधान के अंत में अनुसूचियाँ दी हुई हैं, इसको शेड्यूल कहते हैं, अमेरिकी भाषा में स्केड्यूल कहते हैं। ये शेड्यूल 7th है। 7th में 3 सूचियाँ हैं। यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट में जो जो विषय हैं वो मूलतः राष्ट्रीय, जो राष्ट्र से संबंधित विषय हैं, डिफेंस है, क्वाइन है, बैंकिंग है, बहुत सारे मामले जो केंद्र सरकार के जिम्मे है, वो सारे के सारे लगभग वहाँ पर हैं। चूँकि हमारा संविधान एक कोसाई फेडरल संविधान है, जिसमें सेंटर और स्टेट्स दोनों का पावर है, लेकिन सेंटर का जो पावर है, केंद्र का जो पावर है, शक्ति है, वह राज्यों के मुकाबले अधिक होती है। तो यूनियन लिस्ट है, उसमें पार्लियामेंट हमारी कानून बनाती है,
और इसके अलावा स्टेट लिस्ट है। स्टेट लिस्ट वो विषय है जिसका संबंध राज्यों के संचालन से होता है। एक्साइज है, जैसे हमारे प्रदेश में शराब बंदी है तो शराब से एक्साइज मिलती है, तो शराब यानी प्रोहिबिशन राज्य का मामला है। इस तरह से बहुत सारे टैक्स के मामले होते हैं, वो राज्यों के विषय होते हैं, तो राज्य उसे बनाता है। तीसरा कंकरेंट लिस्ट, जिसमें पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर यानी असेंबली, विधान परिषद, ये दोनों को अधिकार है, परंतु अगर दोनों ने बनाया हुआ है तो संसद का कानून ही लागू माना जाएगा। अगर राज्य का कानून संसद के कानून से थोड़ा अलग हट करके है, विपरीत होगा अगर, तो फिर राज्य का कानून नहीं लागू होगा। थोड़ा अलग हट के एडिशनल पॉइंट्स होंगे तो वो लागू हो सकता है, तो थोड़ा माइन्यूट चीज है। लेकिन ये समझ लो कि संसद के द्वारा कंकरेंट लिस्ट में बनाए गए कानून का जो की मान्यता है वो होती है राज्य के कानून उस समय दब जाता है। मैंने भी बताया था कि भले ही कोई चीज स्टेट लिस्ट में ही क्यों नहीं हो, लेकिन यदि वो राष्ट्रीय महत्व का हो विषय, तो उस पर कानून बनाने का पार्लियामेंट यानी सदन संसद कानून बना सकती है। ये प्रावधान इसमें दिया हुआ है अनुच्छेद 245 से लेके 255 तक का। आप में से अगर इस रिकैप में किसी को जोड़ना हो, घटाना हो या कुछ सवाल हो तो आप पूछ सकते हो। मैं एक सवाल पूछता हूँ स्टूडेंट्स से, तो कितनी सूचियां हैं संविधान में कानून बनाने, कोई बताएगा? किसी को याद है या सुनाओ किसी ने? कितनी सूचियां हैं और कौन कौन से हैं? मैंने 3 सूचियां हैं बताया उन्होंने, लेकिन कौन कौन सी सूचियां हैं? या खुशबू बोलो। सर, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अच्छा, और राज? सर, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और करंट लिस्ट। सर ने बोला यही सही है, क्योंकि संविधान जैसा व्यास जी ने बताया कि तीन स्तर पर कानून बन सकते हैं। या तो संसद द्वारा, जो राष्ट्रीय महत्व के मामले हैं जैसे डिफेंस है, सुरक्षा, और राज्यों द्वारा, और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें दोनों द्वारा। तो वो 3 सूची है। खुशबू, मैं तुम्हारे लिए बता रहा हूँ, वो तुमने स्तर बताए कानून के, लेकिन जो सूचियां हैं जिनको कहा जाता है वो 3 स्तर पर बनते हैं। या तो सेंट्रल स्तर पर, नेशनल लेवल पर, या राज्य सरकार के लेवल पर, या जो दोनों में बनाया जा सके। तो ऐसे लिस्ट बनाए हुए, लिस्ट का मतलब सब्जेक्ट्स, जिन विषयों पर कानून बन सकता है, तो वो जरूरी है समझना, इसलिए मैंने ये सवाल पूछा। और किसी को कोई सवाल हो तो पूछिए। राज, तुम्हारा हाथ अभी भी ऊपर है या कोई और भी सवाल हो? राज, तुम कुछ पूछना चाहते हो? तुम्हारा हाथ अभी भी ऊपर है। अच्छा, बोलो आंचल, बोलो बेटा। ये तो प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर, मेरा एक क्वेश्चन था। सर, राज्यसभा में बहुमत का क्या महत्व है? अरे अभी उस पर तो चर्चा ही नहीं हो रही बेटा। जो हमने पिछली बार चर्चा की थी उसी को दोहरा रहे थे। मतलब तुम ध्यान से नहीं सुन रही हो। किस क्लास में पढ़ती हो? सर, 11th। तो 11th की बच्ची अगर इस तरह से करेगी तो कैसे चलेगा? 5 की बच्ची अगर बचपना करे तो समझ में आता है। 11th तो फर्स्ट ईयर हम कहते थे। उस पर तो अभी चर्चा ही नहीं हुई है। तो तुम तो एकदम पत्रकार वार्ता की तरह से कोई भी चीज ऐसा मत करो। बात केवल ये हो रही है कि जो पिछले बार हमने बताया था उसको मैंने संक्षेप में भी रखा, और अगर उस पर कुछ जोड़ना ओड़ना हो या कोई सवाल समझ में नहीं आया बातचीत तो पूछ सकते हो। लेकिन बाद में तो आई होगी जो भी स्थिति हो। खुशबू किस क्लास में पढ़ती हो?
जी प्रणाम सर। किस क्लास पढ़ती हो? सर मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है, मैं एलएलबी फर्स्ट सेकेंड ईयर हूँ। अरे तो सूची की बात हो रही थी बेटा, तुम एलएलबी फर्स्ट ईयर भी कर चुके हो, संविधान शायद फर्स्ट ईयर में होगा, और तुमने कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की बात कर डाली। देखो, तुम अगर ध्यान से नहीं सुनोगे तो तिवारी जी उतनी दूर से हम लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, फायदा नहीं होगा। सर विधायिका कार्यपालिका तो संस्थाएं हैं राज्य चलाने की, और हम उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे थे। हम तो चर्चा कर रहे थे सूचियों के बारे में, और पूछा उन्होंने सूचियों के बारे में। तो देखो, पढ़ाई में अगर आप लोग ध्यान दोगे अपने स्कूल में, तो हम लोग की बातचीत में भी ध्यान दोगे तो तुम्हें फायदा होगा। तो ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हें फायदा नहीं होगा, और हम सभी चिंतित हैं कि तुम्हें फायदा हो। हम तो बिहार में ही रहते हैं, इसलिए हम बिहार के विद्यार्थियों के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि बड़े ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन जो ब्रिलियंट होते हैं वो आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई पर ध्यान कम देते हैं। पढ़ाई पर ध्यान न दोगे तो फिर मुश्किल हो जाएगा। तो जो बातें हो रही थी वो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट कंकरेंट, तुम लॉ के विद्यार्थी, सैद्धांतिक पक्ष रखा गया कि अनुच्छेद 245 से लेकर के और 255 में भारत के संविधान में जो प्रावधान किए गए हैं कानून बनाने के बारे में, उसका वर्णन है। अनुसूची या शेड्यूल जो 7वां है, उसमें 3 सूचियां हैं। यूनियन लिस्ट जिसमें संसद कानून बना सकती है, स्टेट लिस्ट जिसमें हमारी जो राज्य की विधायिका है या राज्य में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और कुछ जगहों पे जैसे हमारे बिहार में विधान परिषद भी, लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है उसको अंग्रेजी में। हिंदी में विधानसभा कहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली को, और लेजिस्लेटिव काउंसिल को हिंदी में कहते हैं विधान परिषद। तो लेकिन कई ऐसे भी राज्य हमारे देश में हैं जहाँ पे केवल और केवल विधानसभाएं ही, जैसे तमिलनाडु, उसको संविधान की भाषा में, और ये खुशबू को जानना चाहिए, यूनिकैमरल कहा जाता है। और जहाँ पे दोनों कैमरा कहा जाता है, वो हमारे ही कुछ जगहों पे, यूपी में है, बिहार में, कुछ बड़े प्रदेशों में है, बाकी जगह नहीं है। तो अब हम शुरू करते हैं यूनियन लिस्ट में जो कानून बनते हैं, संसद के द्वारा जो कानून बनते हैं, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। संविधान में ही दिया हुआ है कि किस विषय पे कानून बनाने के लिए सिंपल मेजॉरिटी चाहिए, और किस विषय पर कानून बनाने के लिए कोई भी संसद में फैसला होगा तो वो 2/3 चाहिए। ठीक है, थोड़ा डिटेल की बात है, उससे बताऊंगा तो आप लोगों को याद भी नहीं रहेगा। तो ये समझ लो कि कुछ सिंपल मेजॉरिटी से कानून बनाने की शक्ति संसद को है, कुछ 2/3 से है, और कुछ मामलों में 2/3 के बाद भी विधानसभाओं का की सहमति कुछ मामलों में लेनी पड़ती है। ठीक है, ये समझ लो। इस मोटे तौर पर अधिकांश कानून सिंपल मेजॉरिटी से बनते हैं। जब मैं संसद कह रहा हूं तो संसद के 3 भाग होते हैं। राष्ट्रपति भी संसद के ही भाग माने जाते हैं। अभी आप लोगों ने जो नई संसद का हमारे यहाँ उद्घाटन हुआ, उसमें अखबार पढ़ते हो तो सुना होगा कि प्रधानमंत्री जी ने किया, यह बात उठी कि राष्ट्रपति को क्यों नहीं बुलाया गया। उन्होंने क्यों नहीं किया? क्योंकि वे तो संसद के हिस्से होते हैं। संविधान के मुताबिक संसद के हिस्से राष्ट्रपति होते हैं, लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है। तो ये 3 चीजें समझ लो। तो लोकसभा ने जो कानून पास किया, वो कानून फिर राज्यसभा में जाता है। लोकसभा में कितने सदस्य होते हैं? मोटे तौर पर मान लो 542 होते हैं। 540 का चुनाव होता है, 2 नॉमिनेटेड होते हैं। तो मतलब लोकसभा का चुनाव होता है, MP जिसको हम कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो बनाते हैं। और राज्यसभा में भी हम MP कहते हैं, मेंबर ऑफ राज्यसभा, लेकिन उनका उसको कहा जाता है हिंदी में। उसमें लगभग 260 उसका टोटल स्ट्रेंथ है। उसमें राज्यों से MLAs लोग और MLC लोग चुन करके भेजते हैं नामिनी प्रतिनिधियों को, हर एक का मोटे तौर पर। श्रेया कुमारी का क्या क्वेश्चन है? श्रेया कुमारी क्या क्वेश्चन है? सर कानून के भी टाइप होते हैं। हाँ, कानून 2 तरह का होता है। जब बिल जब लाया जाएगा तो मनी बिल होता है। मनी बिल जो है वह राज्यसभा में नहीं जाएगा, वो केवल पार्लियामेंट में रहेगा।
ये दो तरह के समझ लो, मनी बिल और गैर मनी बिल। ठीक है, मनी बिल वही इसमें टैक्स वैक्स लगाने की बात आती है मोटे तौर व्यास पर। जी, व्यास जी जी, माफ जी करिए एक मिनट। लइकन के बुझात ना होई कि कैसे शुरू होला। एमएलए एमपी हमरा के यहाँ जे बाड़न, कैसे अपन विचार कहलन कि पर हम बिल बनाए, बिल कैसे जाला, ओकर प्रोसेसवा तनी बता दी तो लइकन का समझ में आए। हाँ, तो हम उसी पर आ रहे थे कि कैसे होता है। जी पहले जी तुमको हम बता रहे हैं कि पार्लियामेंट में 2 सदन हुए जी। और कुछ कानून हमारे सिंपल मेजॉरिटी कहते हैं जब आधे से अधिक लोग उसके पक्ष में होते हैं। आपके आपके बच्चे छोड़ छोड़ के भाग भी रहे हैं, आंचल कुमारी छोड़ के भाग गई और कोई गोस्वामी छोड़ के भाग गया। नहीं नहीं, ऐसा है कि इन लोगों का ड्रॉप होता रहता है, हमने काफी देखा है, फिर आ जाते हैं। आंचल आ गई थी अभी। नहीं, मेरी चिंता है कि ऐसा तो नहीं कि विषय इतना ज़्यादा कठिन है कि कुछ बच्चों के लिए जरूरी नहीं है इस कारण से। हाँ, कुछ तो कठिन जरूर होगा और वो समझेंगे नहीं, इसीलिए थोड़ा सा हम हो बेसिक से सकता है उन्हें कोर्स में यह नहीं है, कोर्स के बाहर की बात है। जी जी जी, सही तो है। बहुत सारे विद्यार्थी सोचते हैं कि हमारे कोर्स के बाहर की बात है इसलिए हाँ, वो कहा बात है। सही है। लेकिन तो कुछ तो हमने कहा है कि जनरल नॉलेज के लिए जरूरी है, क्योंकि धीरे से ये रुचि बढ़ेगी। लॉ मिनिस्ट्री का कंसल्टेशन होता है, जो जिस मंत्रालय से संबंधित मामला है उसने प्रारूप बनाया, और उसके बाद वो लॉ मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से, क्योंकि उसके हर 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 कानून के कुछ फिनेंशियल इम्प्लीकेशन तो होंगे ही होंगे। मान लो पद क्रिएट करना हो तो उसमें पैसा खर्च होगा तो फाइनेंस मिनिस्ट्री, और पद क्रिएट करना है तो पर्सनल मिनिस्ट्री होता है, कार्मिक मंत्रालय। तो ये कह सकते हो कि बहुत सारे जो हमारे मिनिस्ट्रीज हैं, केंद्र में मिनिस्ट्री कहते हैं, मंत्रालय कहते हैं, तो विभिन्न मंत्रालयों के बीच में उस पर कंसल्टेशन यानी मंत्रणा होती है, यानी विचार विमर्श होता है। और विचार विमर्श करने के बाद अंत में लॉ डिपार्टमेंट की अंतिम रूप से मुहर होती है। सबकी मुहर के बाद, सबके विचार विमर्श के बाद अंतिम रूप से मुहर लगेगी और तब उसका प्रारूप तैयार होगा। वो प्रारूप मंत्रिमंडल के समक्ष जाएगा। मंत्रिमंडल का के समक्ष इसलिए जाएगा कि जो दूसरे विभागों के मंत्रीगण हैं, प्रधानमंत्री हैं, वे लोग उस पर विचार करें। हालांकि अभी का जो सिस्टम ये बना हुआ है कि जब कोई मंत्रालय अपना कानून बना लेता है तो वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस एक होता है, पीएमओ एक होता है, एक बहुत बड़ा दफ्तर वहाँ पे दिल्ली में पीएमओ के लिए है, प्राइम मिनिस्टर की मदद के लिए है, और वहाँ पर भी लोग डिस्कशन करते हैं। कुछ ऐसे मामले होते हैं जिसको सचिवों की समिति, अब इतना चूंकि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझ लो कि जो बहुत विभागों के सचिव होते हैं, सेक्रेटरीज होते हैं, भारत सरकार में सेक्रेटरी ही टॉप लेवल के लोगों को कहा जाता है, तो एक कैबिनेट सेक्रेटरी होते हैं, तो उनके यहाँ भी कई बार मीटिंग होती है सचिवों की समिति, और लोग विचार करते हैं कि इसमें क्या चेंज करना चाहिए, क्या जोड़ना घटाना चाहिए। कई बार जो है सो सरकार अपने मंत्रियों की समिति बना करके चर्चा करती है। तो निर्भर करता है कि कानून किस चीज के बारे में है, कितने महत्व का है सरकार की नजर में, आदि इत्यादि। तो इस प्रकार से जब प्रारूप अंतिम रूप से तैयार हो गया, कैबिनेट की सहमति मिल गई, तब वो संसद में पेश होता है। तो तिवारी जी मैं बता पाया, क्योंकि हमारे यहाँ एमपी जो हैं वो निजी विधेयक पेश करते हैं, वो एक फ्राइडे का दिन तय रहता है कि उस दिन पेश कर सकते हैं, किंतु उसका कोई खास महत्व नहीं होता, उसमें बहस हो जाती है और सरकार मानेगी तब जाकर के उसको लेगी, नहीं मानेगी तो नहीं लेती है। जी जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस प्रकार से वो बिल पार्लियामेंट में आया, यानी संसद में आया, यानी लोकसभा में आया। लोकसभा जब पास करेगी इसके बाद राज्यसभा में जाएगा। राज्यसभा पास करेगी या नहीं करेगी, दो स्थिति हो सकती है। अगर मान लो राज्यसभा ने पास नहीं किया तो यह भी उसमें सिस्टम है कि कई बार जो जिस बिलों में ऐसा लगता है बने हुए हैं कि किसमें राज्यसभा की भी सहमति आवश्यक है, तो अगर सहमति आवश्यक ही है और नहीं पास किया तो ज्वाइंट सीटिंग भी हो जाता है, लोकसभा राज्यसभा दोनों को बैठाया जाता है और रूलिंग पार्टी की मेजॉरिटी होती है, व्हिप जारी होते हैं। अमेरिका में क्या है कि किसी भी पार्टी का हो, चाहे डेमोक्रेटिक हो रिपब्लिक हो, और कोई किसी को वोट दे देगा, किसी कानून के पक्ष विपक्ष में वोट देगा। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। जो सरकारी पक्ष है, यानी जो सरकार जिस दल की है या जिस कोलिशन की है, जिस गठबंधन की है, यदि उसके कोई व्यक्ति सरकारी बिल के विरोध में आते हैं तो उनको निकाला जा सकता है, न कोई पार्टी से
उनको सदन से भी अयोग्य नमस्कार ठहराने की साथियों। प्रक्रिया बनी हुई है। इसलिए यहाँ पर डिसिप्लिन दूसरे तरीके की है। तो इसलिए मैंने बताया कि अगर मान लो संयुक्त बैठक होगी तो रूलिंग पार्टी या रूलिंग गठबंधन की मेजॉरिटी ऑटोमेटिक होगी, तभी वो करते हैं, दोनों को बैठाते हैं, तो उसमें जो है सो जीत जाएंगे। और अगर मामला है कि भाई आपका लोकसभा में उतना बड़ा बहुमत नहीं, छोटा बहुमत है, और राज्यसभा में आपकी स्थिति बड़ी खराब है, पहले थी ऐसा रूलिंग पार्टी जो आज की तारीख में है उसके साथ स्थिति थी, तब वो संयुक्त अधिवेशन करने में दिक्कत होती थी, ठीक है, तो वो इस तरह से बिल को पास किया जाता है। एक और सिस्टम ये है कि राज्यसभा मान लिया जाए कि उस बिल के कुछ प्रावधानों के बारे में कोई आपत्ति करे, यानी बहस के दौरान पता चले कि अमेंडमेंट लाया जाता है, तो कोई अमेंडमेंट जो है सो हो जाए उस बिल में, तो पुनः लोकसभा के पास आएगा, और लोकसभा या तो उस अमेंडमेंट के अनुसार उसे दोबारा पास करेगी या रिजेक्ट करेगी, और तब वो राज्यसभा में जाएगा, तो राज्यसभा के सामने उसे पास करने के अलावा कोई विकल्प बचता ही नहीं है। ये संविधान में रखा गया था कि स्टेलमेट नहीं हो। अमेरिका में क्या है कि वो सीनेट में फंस जाता है मामला, और वहाँ राष्ट्रपति महोदय को जनता चुनती है, लेकिन उनको कानून अगर नहीं बना तो कुछ कर नहीं सकते बेचारे। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ स्टेलमेट की स्थिति को अवॉइड करने के लिए, यानी स्टेलमेट का मतलब हुआ कि असमंजस की स्थिति के अटलटक गया मामला, तो ऐसा नहीं होता। कई बार संसद में जब बिल पेश होते हैं तो सदस्य भी कहते हैं कि इसे स्टैंडिंग कमेटी को भेज दो। स्टैंडिंग कमेटी क्या मतलब हुआ, दोनों सदनों के एमपीओ को बना कर को मिला करके कानून के बारे में स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाती है। तो उस स्टैंडिंग कमेटी में वो बिल्कुल बाकायदा एक एक चीज को बहुत ध्यान पूर्वक वो लोग देखते हैं और अपनी सलाह देते हैं। अपना सलाह देने के बाद अमेंडेड बिल को वापस लौटाते हैं गवर्नमेंट के पास, और गवर्नमेंट फिर विचार करती है स्टैंडिंग कमेटी से आने के बाद, और अमेंडमेंट को गवर्नमेंट अगर नहीं मानती है तो कारण देती है, और मानती है तो स्वाभाविक है मानती है, तब अमेंडेड बिल पेश होता है। इस प्रकार से कानून बनाने की प्रक्रिया है हमारे यहाँ केंद्र में। पार्लियामेंट में पहले पार्लियामेंट के लोकसभा में आएगा, राज्यसभा में जाएगा, दोनों के पास हो जाने के बाद वो बिल पास हुआ, फिर वो राष्ट्रपति महोदय के पास अंतिम रूप से जाएगा। हमारे संविधान के मुताबिक राष्ट्रपति, हमारे राष्ट्रपति अमेरिकी राष्ट्रपति से भिन्न है। इस मायने में भिन्न है कि अमेरिकी राष्ट्रपति तो राष्ट्रपति, उनको तो कोई सलाह, किसी की सलाह पे चाहे तो काम करे चाहे नहीं करे। हमारे राष्ट्रपति के पास ये बंधन है कि उसने मंत्रिमंडल के सलाह पर ही काम करना है। संविधान में प्रावधान है कि मंत्रिमंडल जो चीज कहेगा राष्ट्रपति महोदय को उस पर साइन करना है। हो सकता है कई बार राष्ट्रपति महोदय सोचें कि मंत्रिमंडल को भेजें या उसके किसी मंत्री को बुला लें, या प्रधानमंत्री से कहें एक्सप्लेन कीजिए ये चीजें मुझे लगता है ठीक नहीं है, सलाह दे सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कोई सलाह दिया, बिल को वापस किया, जैसा होता नहीं है क्योंकि राष्ट्रपति रूलिंग पार्टी के ही होते हैं तो ऐसी गलती नहीं करते। लेकिन मान लो अगर ऐसा कभी हुआ, कई राष्ट्रपतियों ने ऐसा किया भी हो जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं थे, किंतु जैसे फॉर एग्जाम्पल अबुल कलाम, एपीजे कलाम साहब, तो उस पर पुनः सरकार विचार करती है, और अगर लगता है कि राष्ट्रपति सही कह रहे हैं तो फिर मान लेती है, लोकसभा में आता है, और फिर राज्यसभा में जाकर के फिर दोबारा पास करके संशोधित बिल जाता है और राष्ट्रपति साइन करते हैं। या अगर सरकार नहीं मानती है तो सरकार बोलेगी ना, जो हम कह रहे हैं भाई साहब, महानुभाव या महामहिम, भाई साहब तो नहीं कहेंगे, महामहिम कहते हैं, महामहिम आपको यही मानना है, मतलब यही हमारे स्टैंड है, तो राष्ट्रपति महोदय उस पर साइन करते हैं। तो राष्ट्रपति महोदय या महोदया का साइन हो जाएगा तो पूरे संसद की मुहर लग जाएगी और वो बिल कानून बन जाएगा, लॉ बन जाएगा, एक्ट भी का एक्ट बन जाएगा। यानी पहले बिल पेश हुआ, जब बिल पास होकर के और सरकार के माध्यम से राष्ट्रपति को चला गया, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए तो बिल एक्ट हो जाता है। ये केंद्र में कानून बनाने की प्रक्रिया है। अब केंद्र में कानून बनाने की प्रक्रिया पर यदि तुम लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछो।
राज्य में भी कमोबेश यही प्रक्रिया है। राज्य में विधानसभा, जहां पर केवल विधानसभा है, वहां विधानसभा में ही बिल पेश होता है, वही सरकार पेश करती है, सरकार स्तर पर प्रारूप बनता है। जो विभाग का मामला है, हमारे यहाँ पे राज्यों में विभाग कहते हैं, डिपार्टमेंट कहते हैं, केंद्र में मिनिस्ट्री कहते हैं, मंत्रालय कहते हैं, यहाँ डिपार्टमेंट कहते हैं, डिपार्टमेंट या विभाग हिंदी में कहते हैं। तो यहाँ पे विभागों के स्तर पर उसका प्रारूप बनेगा, और इसी हिसाब से जैसे कार्मिक विभाग का भी मामला इन्वॉल्व हो तो कार्मिक विभाग का उस पर डिस्कशन होगा, या फिर तुम्हारा फाइनेंस डिपार्टमेंट का तो जरूरी है ही, क्योंकि हर चीज के कोई ना कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन होंगे, वित्त इन्वॉल्व होगा, पैसा उसमें खर्च होता है, तो फाइनेंस डिपार्टमेंट या वित्त विभाग जिसे हम कहते हैं, उससे कंसल्टेशन होगा, उनकी सहमति होगी। कई बार मुख्य सचिव का स्तर पर बुला दिया जाता है, डिस्कशन होता है। कई बार यहाँ भी मुख्यमंत्री का स्तर पर उस पर पहले डिस्कशन होता है, क्योंकि उसका राजनीतिक भी इम्प्लीकेशंस बहुत सारे कानूनों के होते हैं, तो उनका स्तर पर होता है। और जब सबका मोटे तौर पर हो गया कि ठीक है, तो फिर जाएगा लॉ डिपार्टमेंट को, या पहले भी लॉ डिपार्टमेंट को जा सकता है। लॉ डिपार्टमेंट दरअसल उसके ड्राफ्टिंग को ठीक करता है, उसको कानूनी भाषा जामा पहनाता है, और देखता है कि कानूनी दृष्टिकोण से, संवैधानिक दृष्टिकोण से ये जो प्रारूप है वो सही है ना। तो इस प्रकार से वो थोड़ा समय लेगा, वो उसमें एडवोकेट जनरल से पूछेगा, जैसे दिल्ली में या केंद्र में अटॉर्नी जनरल होते हैं, सॉलिसिटर जनरल होते हैं, राज्य में एडवोकेट जनरल होते हैं, उनकी राय ली जाती है। क्योंकि ये मान के चलना चाहिए कि हर कानून जो बनता है उसको कोर्ट में, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है, इसलिए उसे कील कांटे दुरुस्त किए जाते हैं। और कील कांटा दुरुस्त करने का मतलब ये है कि संवैधानिक दृष्टिकोण से वो ठीक है ना, राज्य की शक्ति के अंतर्गत है ना, ये सारी बातें देख ली जाती हैं, और तब जाके सहमति होती है। फिर वो मंत्रिपरिषद के पास आता है, बाकी मंत्रीगण विचार करते हैं, उसको अंतिम रूप से वो पास कर देते हैं, तब वह विधानसभा में पेश होता है। विधानसभा में वही सिंपल मेजॉरिटी से मोटे तौर पर यहाँ बिल पास होते हैं, कुछ 2/3 से भी होते हैं, और तब जाके गवर्नर साहब के पास, महामहिम गवर्नर साहब के पास जाता है। संविधान ये कहता है, क्योंकि थोड़ा मैं इस पर समय लेकर तुम्हें गवर्नर को बताऊंगा, क्योंकि अखबार में पढ़े होंगे कि कई राज्यों में गवर्नर ने जो बिल भेजा गया पारित करके, उस पर वो बैठ गए। मैं जानबूझ के बैठना शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, सिट ओवर द फाइल्स, और 2-2 साल 3-3 साल लगा दिया। उसको लेके मामला सुप्रीम कोर्ट तक में गया, और सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब के मामले में तो यहाँ तक कह दिया, और मैंने उस पर वीडियो भी बनाया है कि डोंट प्ले विद द फायर, महामहिम आग से मत खेलिए, संविधान से मत खेलिए। ये बातें भी सुप्रीम कोर्ट को, इतनी कड़ी बात वहाँ के महामहिम को, जो भी उनका नाम हो, उनको एक कहना पड़ा। लेकिन फिर भी कई जगहों पे चाल उस तरीके से नहीं सुधरी है, उसके अपने अपने राजनीतिक कारण भी होते हैं। तो गवर्नर को उस पर साइन करना होता है, और गवर्नर भी राष्ट्रपति की तरह ही मंत्रिपरिषद के एडवाइस पर, राज्य के मंत्रिपरिषद के सलाह पर उनको काम करना होता है। लेकिन उनको संविधान के मुताबिक, जैसे राष्ट्रपति को तो था कि या तो साइन करेंगे या कुछ उनको होगा तो सलाह देंगे, तो गवर्नर को भी साइन करेंगे या सलाह देंगे। लेकिन तीसरी चीज है कि वो राष्ट्रपति को भी भेज सकते हैं। अब वो क्यों राष्ट्रपति को भेज सकते हैं, ये संविधान ने नहीं दिया हुआ है, लेकिन परंपरा है कि जिस मामले में उनको लगेगा कि संभवतः इसमें केंद्र सरकार का भी व्यू जरूरी है, या इसमें केंद्र सरकार को भी विचार करने की आवश्यकता पड़ेगी, इसमें 2 राज्यों का मामला इन्वॉल्व होता है या 3 राज्यों का मामला इन्वॉल्व होता है, एक से अधिक राज्यों का मामला इन्वॉल्व होता है, तो कुछ इस तरह के मामलों में वो राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। राष्ट्रपति का मतलब होता है कि वहाँ होम मिनिस्ट्री के माध्यम से वहाँ के लॉ से सलाह ली जाती है, और एक तरीके से बाकायदा एक डिसीजन करके कि सही है गलत है, या कोई चीज़ अगर उस पोर्शन में गलत है तो उसे वापस भेजा जाता है, उसको परिमार्जित किया जाता है, ये उसका मकसद रहा है। लेकिन देखा भी यही जा रहा है कि जैसा मैंने कहा कि कई जगहों पे, खास करके तमिलनाडु, केरला, पंजाब, इसके मामले सामने आए हैं, तेलंगाना इसके मामले सामने आए हैं, और गवर्नर साहब लोग, महामहिम लोग उस पर बैठ गए, और ये माना जा रहा है कि उन्हीं राज्यों में वो फाइलों पर बैठ गए जहाँ पे अपोजिशन की सरकारें हैं।
तो कुछ लोगों का मानना है, कितना गलत या सही है, कि राजनीतिक मामला है, उनको कहा जाता है केंद्र से कि इसको मत चलने दो सरकार को, तो वो रोड़े अटकाते हैं। तो जब ये मामले कोर्ट में गए हैं कई जगहों पे, तो गवर्नर ने लौटाई है फाइलें। जब फाइलें लौट के आई हैं तो कई जगह दोबारा भेजा गया कि नहीं हम इसी कानून को चाहते हैं। तो तमिलनाडु में गवर्नर ने तो उसको राष्ट्रपति के यहाँ भेज दिया। तो फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया कि बताइए, तो बिना आधार के राष्ट्रपति को भेज दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवर्नर साहब चीफ मिनिस्टर चाय बैठ के साथ पियो, इसको हल करें। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हम क्या इन लोगों को कहें, ये तो पढ़े लिखे लोग हैं, अपने कर्तव्य को समझते हैं। जो तमिलनाडु गवर्नर हैं वो आईपीएस ऑफिसर थे, और सौभाग्य दुर्भाग्य से हमारे पटना के रहने वाले हैं, आईपीएस थे, और उनको सरकार ने गवर्नर भी बना दिया है। पहले नागालैंड के गवर्नर थे, वहाँ झगड़ा हुआ, तमिलनाडु चले गए। जो केरल में है, कई पार्टियां बदलते हुए अंत में बीजेपी में उनको शरण मिली है, वो बेचारे हैं। और तेलंगाना में तो बीजेपी की ही कोई महिला है, और ये बनवारी लाल पुरोहित जी पंजाब में भी बीजेपी के कुछ हैं। तो एनीवे, तो इस तरह की भी बातें होती है, लेकिन कानून की स्थिति यही है कि गवर्नर जब साइन कर देंगे तब वो राज्य में कानून बन जाएगा। अब इतना जो मैंने बताया, इस पर अगर आप लोग कुछ पूछना हो तो आप पूछिए। आशीष पूछो। आशीष तुम्हारा हाथ ऊपर है। सर मैं पूछ रहा हूँ कि यार मेरा कुछ केस होता है, तो जैसे कि मुझे वकील नहीं मिलता है, तो उस समय पे मैं क्या कर सकता हूँ? बेटा ये सवाल तो विषय से अलग है। विषय से अलग है, पर मुझे जानकारी भी तो जानना जरूरी है ना सर। हाँ, सही। सब इनकार कर देता कि हम केस लेंगे ही नहीं। मेडिकल नहीं, लीगल, राइट जी, लीगल एडवाइस ना। यस सर, लीगल है। आप मेडिकल एडवाइस बोले इसलिए हम मेडिकल बोल गए, तो फ्री लीगल एडवाइस देने की बात, लेट मी करेक्ट देन, अगर मेडिकल शब्द कहा तो लीगल हो गया, क्योंकि बात वकील की हो रही थी। वकील का संबंध लॉ से है, मेडिकल का संबंध डॉक्टर से है। मेरा जबान फिसल गई है। कोई बात नहीं। तो कोर्ट में कहना पड़ेगा, और कोर्ट आपके लिए मुफ्त में वकील देगी, और वो वकील आपके केस को लड़ेंगे। फ्री मेडिकल, फिर मैंने मेडिकल कह दिया, फ्री लीगल एडवाइस का कॉन्सेप्ट है। और उसके लिए हर जिले में जिला विधि प्राधिकार यानी डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी बनी हुई है, स्टेट में स्टेट लीगल अथॉरिटी बनी हुई है, लीगल अथॉरिटी केंद्र में भी बनी हुई है, सेंट्रल लीगल अथॉरिटी। केंद्र में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसके अध्यक्ष होते हैं, राज्य में हमारे सीजेआई जो चीफ जस्टिस ऑफ स्टेट होम हाई कोर्ट होते हैं, उच्च न्यायालयों के, और जिले में जिला जज साहब जो जिला सत्र न्यायाधीश कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, वे उसके अध्यक्ष होते हैं। तो अथॉरिटी में तय होगा, बट कोर्ट में आपको देना पड़ेगा कि हमको वकील नहीं मिल रहा है, हम सक्षम नहीं है करने के लिए, हम गरीब हैं, उसके लिए कुछ कागज वागज मांगते होंगे कि साहब आप दिखाओ अपना आय प्रमाण पत्र इत्यादि दिखाओ वगैरह वगैरह। ठीक है, ठीक है। तो अगर, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे पट्टेदार से मुकदमा चल रहा हो और बोलो कि हम सक्षम हैं नहीं है, तो तुमको फिर अपना आय प्रमाण पत्र का कोई सीमा होगी, कितने आय पर मिलेगा, तो मिलेगा आपको। लेकिन मैंने कहा कि जो कानून, चूंकि आज का विषय था कि कानून बनाने की प्रक्रिया क्या है, तो अभी जो मैंने बताया कि राज्य में कानून बनाने की क्या प्रक्रिया है, यदि इसके बारे में आप लोग कुछ पूछना चाहे तो पूछो। राज का नाम पूछे। राज सर, विधान परिषद का क्या रोल रहता है सर इसमें, राज्य में कानून बनाने के लिए? जैसे बिहार ऐसा कि जिस राज्य में विधान परिषदें हैं, तो वही जो राज्यसभा है उसी प्रकार से विधानसभा जब पास करेगी तो फिर विधान परिषद में जाएगा। विधान परिषद जब पास कर देगी तो वो बन जाएगा, बिल पास माना जाएगा, गवर्नर के पास जाएगा। अगर विधान परिषद में बहुमत नहीं है रूलिंग पार्टी का, और वो उसमें कोई रंगा डालती है, तो फिर यहाँ पर प्रावधान है कि फिर वो विधानसभा के पास आएगा, और विधानसभा को दोबारा पास करके भेजेगी तो उसको मानना ही पड़ेगा। विधान परिषद की अब शक्ति एक तरीके से खत्म हो जाती है, पहली बार में पास नहीं करेगी, और अगर आपत्ति करती है या उसको नहीं मानती है, तो दूसरी बार में अगर विधान सभा ने वही चीज पास किया
विधान परिषद कुछ कर नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन माना जाता है कि जो विधान परिषद के लोग हैं वे चूंकि विधानसभा के ही एमएलए उनको चुनते हैं, कुछ तो शिक्षक निर्वाचन से आते हैं, कुछ ग्रेजुएट निर्वाचन से आते हैं, तो समझदार लोग ज्यादा होंगे, परिपक्व लोग ज्यादा होंगे, तो ये सम्यक विचार करेंगे और यदि आपत्ति कोई होगी तो वो सरकार का ध्यान आकृष्ट करेंगे। वो भी चाहे तो स्टैंडिंग कमेटी में भेजने की बात कर सकते हैं, वहाँ पर खुदबीन से चीज़ों की देखभाल की जाएगी। बट ऐसा देखा गया है कि स्टैंडिंग कमेटी का जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट है वो कई राज्यों में, हमारे राज्य में मैं तो लंबे काल से देख रहा हूँ, कोई बिल वहाँ जाता नहीं है। अगर तुम लोग बिल पास करने की प्रक्रिया देखना चाहो और बैठोगे विधानसभा में तो लगेगा कि चूंकि उसको पढ़ना पड़ेगा, उस पर डिस्कशन के लिए पढ़ना पड़ेगा, तो कहना नहीं चाहिए, अवमानना हो जाएगा। लेकिन मैंने पाया है कि वो पढ़ने वाली प्रवृत्ति जो है सो कम होती चली जा रही है। विधान परिषद में चूंकि कुछ विद्वान गण होते हैं वे जरूर पढ़ते हैं चीज़ों को, ठीक है, और वो पढ़ने के बाद अपनी राय भी देते हैं और कई बार सरकार उस राय को मान भी लेती है। लेकिन विधानसभा में मैंने देखा कई बार ऐसे ही शोर मच जाता है, हल्ला हो जाता है और वॉइस वोट से पास हो जाता है, दुर्भाग्यवश। राज, पता नहीं तुम्हारे सवाल का पूरा जवाब मिला कि नहीं, मुझे लगता है कि पूरी तरह तुमको समझाया गया है। तुम पूछ रहे थे विधान परिषद, हम सबसे पूछना ये चाहते थे कि आप क्या सभी राज्यों में विधान परिषद है? जी ना, मैंने पहले ही कह दिया था कि कुछ राज्यों में नहीं है। हाँ, अच्छा, बच्चों से पूछ रहे हैं? अच्छा, मैं बच्चों से पूछ रहा हूँ कि उन्होंने सुना या नहीं, कि आप जैसा उन्होंने बताया कि सभी राज्य में विधान परिषद नहीं है, तो इसलिए उस स्थिति में कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो हो सकता है कि अलग अलग हो, ये जानना जरूरी है। और कमोबेश जैसा व्यास जी ने बताया भी कि राज्य में जो कानून बनाने की प्रक्रिया है वो कमोबेश जो उस केंद्र में है वही है। राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और यहाँ पर विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, उस तरीके से ये प्रोसेस है। अब इस बीच में कई दांव पेच है, जैसे कौन शुरू करता है, शुरू विभाग करते हैं, राज्य में विभाग कहते हैं, केंद्र पर मिनिस्ट्री कहते हैं, लेकिन वहीं से लोग सोचते हैं कि किस विषय पर कानून बनना चाहिए। अभी आप जैसे बिहार में कानून बना कि छुट्टियां कितनी होनी चाहिए, किस किस त्योहार पर, तो इसके लिए किसी ने सोचा होगा विभाग में, वो करना चाहिए। तो मैं उस विषय में ज़्यादा नहीं जाना चाहता क्योंकि कंट्रोवर्शियल है काफ़ी, लेकिन ये कहना चाहता हूँ कि इस विषय पर कोई बात आएगी या जैसे रेलवे का कुछ करना है तो वो मेरे ख्याल से केंद्र का विषय है, तो उस विषय पर कानून बनेगा। तो हो सकता है रेल मंत्रालय कुछ सोचे या दूसरे कोई मंत्रालय सोचे कि भाई काम नहीं हो रहा है तो रेल से कहना चाहिए, तो वो एक प्रारूप तैयार करेगा, प्रारूप तैयार करके उसकी जो प्रक्रिया है लॉ डिपार्टमेंट में जाएगा, वहाँ से पार्लियामेंट में जाएगा कि भैया इसको आप देखिए, पार्लियामेंट उसका ड्राफ्ट स्वीकार करेगी, टेबल करेगी, उसको राज्यसभा में भेजेगी, और उसके बाद जो व्यास जी ने प्रोसेस बताया कि अगर वो मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो लौटा देंगे, फिर उसमें परिमार्जन होगा और इस तरीके से धीरे राष्ट्रपति के यहाँ जाएगा। और एक बात का ख्याल रखना है कि राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है, राष्ट्रपति को केवल अधिकार है कंसल्टेशन का, एडवाइस का, तो वो ये नहीं कह सकते हम ये कानून बनने ही नहीं देंगे। तो ये सब चीजें जरा सोचनी है, ये ऊपर ऊपर की चीजें हैं, ये गहरी चीजें नहीं है, लेकिन हमारा पर्पस ये था कि आप ये समझें कि कानून बनाने की जो प्रक्रिया है वो क्या है, बेसिक प्रक्रिया क्या है, कौन शुरू करते हैं, कौन इन्वॉल्व होते हैं, किसको क्या अधिकार है, किसको क्या अधिकार नहीं है। तो मेरे ख्याल से उतनी चीज समझ में आई होगी आप लोगों को। कोई सवाल हो तो पूछिए आप लोग। जो तिवारी जी, एक तरमीम करूंगा, अभी आपने जो कहा कि जो छुट्टियों का हुआ था, जी जी जी, कानून यहाँ नहीं बनता, अच्छा आदेश निकलता है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो अधिकार कानून के तहत जो शिक्षा विभाग के पास है, किसी विभाग को जो कानूनी अधिकार प्रदत्त हैं या संवैधानिक अधिकार प्रदत्त हैं, उसके अंतर्गत वो आदेश निर्गत करते हैं जी, और उस आदेश का भी लीगल वैल्यू है। जैसे मैंने पिछली बार कानून लॉ क्या है उसके पर दी थी, संविधान में क्या
कहा गया है। अभी जो मैं बता रहा था वो था कि जो जो कानून बनाए जाते हैं इसको एक्ट कहा जाता है, एक्ट की बात कह रहा था। कानून लॉ जिसको हम कहते हैं वो आर्टिकल 13 यानी अनुच्छेद 13 में डिफाइन किया गया संविधान में, जिसमें ऑर्डिनेंस भी है। तो अभी तो उसकी मैंने चर्चा ही नहीं की। ऑर्डर्स भी है, जो ये आपने जो ग्रेस किया तो छुट्टियों वाला ऑर्डर होता है। हम लोग बहुत सारे ऑर्डर निकाला करते थे, आदेश निकाला करते थे, तो ऑर्डर है तो उसका संबंध विधानसभा या लोकसभा या वो गलत उदाहरण मैंने दे दिया था। मैं क्यों नहीं, जानना एक शब्द चाहता था आपने कि बात, एक इसी शब्द विषय पर आप श्रेया बहुत देर से पूछना चाहती है कि कौन से विषयों पर केंद्र कानून बनाती है। हे इस पर भगवान, ये तो सारा रामायण हो गया। पूछ रहे सीता जी कौन थी? ये हम लोगों की चुनौती है, कुछ बच्चे समझ नहीं पिछले पाते। बार नहीं आई थी क्या श्रेया? थी श्रेया यहाँ सुबह से थी, एकदम तो सबसे पहले शुरुआत में थी तो मैंने कहा कि 3 सूची है। माय गॉड, तो किस विषय क्लास में पढ़ती है श्रेया? नहीं, उसका सवाल कुछ और है। उसका सवाल है कि किस विषय पर अरे केंद्र तो वही तो कानून बताया ना कि विषय ही दिए हुए हैं यूनियन लिस्ट में, स्टेट लिस्ट में, कंकरेंट लिस्ट में विषय तो दिया हुआ है। व्यास जी बहुत और बढ़िया पढ़ती है बच्चों को, एक सेकंड, शाबाश। ये कॉल खत्म हो जाएगा तो मेरे ख्याल से अगर जरूरत है तो हम अगले लिंक पे जाएं। और व्यास जी, आप जो यूनियन लिस्ट बोले ना, बच्चों को शायद ये समझ में नहीं आ रहा है यूनियन लिस्ट में क्या कंटेंट है, नहीं वो नहीं, वो सब। बच्ची 3rd में पढ़ती है, अच्छा अच्छा। प्राइमरी के बच्चे को क्या समझ में आएगा? ओके, नहीं तो अगर जरूरत है तो हम अगले मैंने लिंक पे तिवारी जी को जाएंगे। पहले कहा था कि महाराज इस तरह के विषयों के लिए बना दीजिए कि आप मैट्रिक एंड एबव बच्चे आएंगे। अब क्लास 3 की बच्ची तो सुन रही है। कुछ बताया कि संविधान बनाने के लिए एक यूनियन लिस्ट है, जिसमें केंद्र सरकार यानी संसद के माध्यम से कानून बनेगा। जो जो स्टेट लिस्ट है यानी राज्य सूची है, उसमें राज्य के स्तर से बनेगा। और कंकरेंट सूची, समवर्ती सूची, जिसमें दोनों बना सकते हैं, ये मैंने चर्चा की। मैंने कहीं कहा ही नहीं कि पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में कानून बनते हैं। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी में कानून नहीं बनते। कानून बनाने की शक्ति म्यूनिसिपल बॉडीज को और पंचायतों को नहीं है। हमने एक्चुअली शुरुआती दौर में जिस समय ये बात आई थी, तिवारी से डिस्कशन बताया था मैंने, आपको पुनः दोहरा दूं कि कानून बनाने की शक्ति विधानसभा में है, राज्य स्तर पर राज्य की सूची बनी हुई है, और केंद्र स्तर पर संसद को अधिकार है, जिसके लिए केंद्रीय सूची या यूनियन लिस्ट बना हुआ है, और समवर्ती सूची में दोनों का अधिकार है। यहाँ पे नीचे ये एडमिनिस्ट्रेटर हैं, म्यूनिसिपल बॉडीज आर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स, पंचायत आर एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। जो हमारे यहाँ पंचायती राज का कानून है वो राज्य बनाते हैं। संविधान में उसकी व्यवस्था है कि राज्य बनाएंगे। संविधान में 73वां अमेंडमेंट हुआ, उसे पंचायतों को बनाया गया। पंचायतें तो खैर बहुत पहले से थी, लेकिन 73वें अमेंडमेंट के माध्यम से कुछ जोड़ा गया संविधान में। क्योंकि संविधान जो हमारा पहले बना था उसमें कुछ चीजें जोड़ी भी जा सकती हैं, और वही संसद के माध्यम से होता है कि संविधान में कुछ चीजें जोड़ी जा सकती हैं। तो उसमें कुछ एक आर्टिकल जोड़ा गया, उस आर्टिकल में ही दिया गया कि क्या 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 पंचायतों का अधिकार होंगे, उनके कानून बनेंगे, उनके चुनाव होंगे। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया जो पंचायतों में चुनाव कराता है। और फिर 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से म्यूनिसिपैलिटीज के लिए कानून बना। और ये आपने सुना होगा कि राजीव गांधी चाहते थे कि बने, लेकिन उसमें अमेंडमेंट इसलिए नहीं पास हुआ कि महिलाओं को चाहते थे, और महिलाओं को आरक्षण देने के पक्ष में, जानते ही हैं हम पुरुषवादी लोग हैं, बड़ा मुश्किल हो जाता है। अमेरिका जैसे देश में देखिए महिलाओं को वोट का अधिकार कितना बाद में मिला, तो यहाँ पर कैसे पुरुष सोचता मुखिया जी, अभी मुखिया पति का कंसेप्ट हमारे यहाँ है, तो वहाँ पर भी जो है सो एक कठिनाई हुई। तो इसलिए संविधान में उन्होंने व्यवस्था किया, और 93 में फिर जाके पास हुआ, नरसिम्हा राव के समय पर पास हुआ। इसलिए 73वां संविधान संविधान संशोधन के तहत 243A 243A बी सी डी ई एफ जी ओ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 10 से ज्यादा प्रावधान जोड़े गए। और उसमें हुआ कि साहब पंचायत को अधिकार होगा, पंचायत को टैक्स लगाने का अधिकार होगा,
उसका क्या पावर होगा, उसका फाइनेंस कमीशन भी उसमें बनाया गया राज्य स्तर पर, स्टेट फाइनेंस कमीशन कहते हैं, जो तय करेगा कि कितना हिस्सा राज्य के पूरे बजट का पंचायत को जाना चाहिए। लेकिन पंचायतों को पैसा जाता है कुछ, लेकिन वो फाइनेंस कमीशन के हिसाब से नहीं जाता, तो राज्यों को मानना है नहीं मानना है। तो ये बनाया गया 74वें अमेंडमेंट के तहत। फिर उसी 243 में PQRST करके आर्टिकल जोड़े गए, और उनको भी कहा गया कि म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव कैसे होगा। और उसमें भी है कि महिलाओं का मिनिमम 33%, और आप जानते हैं कि हमारे राज्य में तो 50% दिया गया। उसमें वो सदस्य हो सकती हैं, मुखिया हो सकती हैं, मेंबर हो सकती हैं, म्यूनिसिपैलिटी में मेयर हो सकती हैं। ये सब चीज़ें आप जानते हैं कि उसमें दिया गया। तो पंचायतों को या म्यूनिसिपैलिटी को ये एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, प्रशासनिक इकाई के रूप में माना गया संविधान के अनुसार। उनको कानून बनाने का अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। वे अधिकार उनको दिया गया, कुछ टैक्स लगा सकते हैं, और कुछ छोटे बड़े टैक्स मेला में लगाते हैं, या कई जगह पे देखेंगे चुंगी वसूला जाता है, इस तरह से। या म्यूनिसिपैलिटी जो है सो हाउस टैक्स वसूलते हैं, वाटर टैक्स वसूलते हैं, ठीक है। क्लीन वाटर प्रोवाइड करना पड़ता है, उसके लिए सेवा देना पड़ता है उनको उसके एवज में। तो कानून बनाने की शक्ति केवल 2 ही जगह है, संसद में और विधानसभा, मतलब विधान सभा और परिषद दोनों मिला करके, या एक विधानमंडल कह लीजिए, विधानमंडल में और संसद में। संसद में 2 सदन होते हैं, और कई जगह विधानमंडलों में 2 सदन होते हैं, कई जगह 1 ही सदन। तो व्यास जी, ये चर्चा बहुत अच्छी है। वो इसलिए अच्छी है कि हालांकि हम लोगों ने बहुत दिनों से आपने बात की है इस विषय पर कि कानून बनाने का अधिकार केवल 2 स्तरों पर है। तीसरे स्तर पर जब मैंने लिखा था तो आपने कहा था कि नहीं, वो कानून बनाने का अधिकार नहीं है। तो चर्चा मुझे इसलिए अच्छी लग रही है कि ये बच्चों को, जो खासकर यंग लोग हैं, उनको इस बात को समझना होगा कि हर चीज कानून नहीं है। कोई अगर आपको टैक्स लगाता है मेला के लिए या चुंगी लेता है तो कानून नहीं है। तो ये अंतर निकालना होगा, नहीं, खासकर उनको कानून ने ही अधिकार दिया हुआ है। हाँ, वो नहीं, वो है, वो समझ रहा हूँ, लेकिन वो कानून बनाने का जो अधिकार है वो बस 2 स्तरों पर है। और वो समझना जरूरी है, क्योंकि नॉर्मली हर चीज को लोग कानून समझ देते हैं। वो एक रूल है, एक नियम बनाया गया है लोकल अथॉरिटी द्वारा, पंचायत द्वारा, या किसी के द्वारा भी। तो वो अंतर बड़ा जरूरी है, और इस अंतर को आपने कई तरीके से कहा है, और वो हमें समझना जरूरी है। एक कारण इस सवाल के आने का कई बार ये है व्यास जी, कि चूंकि जो बच्चे हैं या जो स्टूडेंट्स हैं, जो आम आदमी है, उसका दिन रात का जो सामना है वो पंचायत से पढ़ता है, डिस्ट्रिक्ट लेवल के अधिकारियों से पढ़ता है, और उसको इसलिए वो समझता है कि वही जो करते हैं वही सब। सवाल का स्वागत है जी। सवाल पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन शुरुआती दौर में पिछली बार हम लोगों ने चर्चा किया था कि 2 जगह कानून बनते हैं। जी जी जी। संभव है कि आदित्य उस समय नहीं कहते, तो उस पर बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट आई थी। उन्होंने कहा कि नीचे से होना चाहिए, पंचायत यानी ग्राम सभा के स्तर से चीजें होनी चाहिए, और वो जो है सो ऊपर तक जानी चाहिए। उसके तहत पंचायतें बनी, पंचायतों के चुनाव शुरू हुए। लेकिन संवैधानिक स्थिति 73वें और 74वें संविधान संशोधन के बाद इनको दे दिया गया कि इनका कंपोजिशन ऐसे होगा, इनको यही वित्तीय शक्तियां होंगी या प्रशासनिक शक्तियां होंगी, जिसमें टैक्स लगाने की भी शक्ति शामिल है। तो 73वें संविधान संशोधन में पंचायतों को एक रूप दिया गया, 74वें में म्यूनिसिपैलिटीज को दिया गया। और मैं मानता हूं कि देखिए, मैं तो 89 में जब ये संविधान संशोधन पास नहीं हुआ था तो मैं डायरेक्टर पंचायत था बिहार का। तो हम लोग भी वहाँ एक नया बना था, एक नया एक बना रहे थे। हमारे छोड़ने के 4 साल बाद जो है सो ये संविधान संशोधन पास हुआ। और इसको हिस्टोरिक भी इसलिए मानता हूँ, इसमें महिलाओं को 73%, और मैं ही क्या, बहुत सारे लोग मानते हैं, 33% आरक्षण देने का फैसला हुआ। कि जो महिलाओं को आरक्षण देने की बात है, पहली बार वहीं से उसकी शुरुआत हुई, पंचायत से और म्यूनिसिपैलिटी से।
और राज्यों ने 50% दे दिया, यानी बहुत सारे राज्य ने प्रोग्रेसिव अपने को महसूस किया। मैं समझता हूँ देश में मोटे तौर पर ऐसा बहुत कम कोई राज्य बचा होगा, इसकी जानकारी मुझे नहीं है, जहाँ पे 50% से कम होगा, क्योंकि 33% मिनिमम कहा गया था। तो बाध्यता थी, संविधान की बाध्यता थी कि 33% देना ही पड़ेगा, तो लोगों ने आगे बढ़ करके उसको दिया। प्रणाम तिवारी इस जी। मामले में ऐतिहासिक था, जब मैं डायरेक्टर था उस समय इसकी हेलो। व्यवस्था नहीं थी। दूसरी बात, 5 वर्षों के लिए इसका चुनाव होना है, हाँ तिवारी जी। और अनिवार्य रूप से चुनाव होना है। मुझे याद है कि जब मैं डायरेक्टर था, तिवारी जी, हेलो। हेलो सर, सुन रहे हैं मेरी बात? तिवारी जी कहीं चले गए? जी सर, जी सर। ठीक है, तो नहीं, त्यागी जी नहीं, तिवारी जी। तो उस समय क्या हुआ था कि पंचायतों का कार्यकाल खत्म हो गया था, और अब जानते हैं बिहार में जो चुनाव होते थे पंचायतों के, बहुत मतलब खून खराबा हुआ करता था। तो खत्म हो गया और चुनाव नहीं कराए जा रहे थे, जो कि चुनाव सरकार ही कराती, सरकार का निर्णय नहीं था। हमारे मंत्री जी ने कहा कि ऐसा कीजिए कि इन सबका, और उसमें जिला परिषदें भी शामिल हैं। जब मैं पंचायत कह रहा हूँ तो ग्राम पंचायत और ये प्रखंड वाली जो पंचायत होती है, प्रमुख चुने जाते हैं और उन पंचायत समिति के सदस्य चुने जाते हैं, तथापि जिला परिषद की बात कर रहा हूँ। तो पहले ये था कि साहब पंचायतों के जो मुखिया गण होते हैं वही प्रमुख का चुनाव करते थे, और फिर वो मुखिया और प्रमुख मिल करके पंचायत समिति बनाते थे। अब तो पंचायत समिति के सदस्यों का सीधे चुनाव होता है, ये इस अमेंडमेंट के बाद हुआ। तो मैं ये कह रहा था कि सबका कार्यकाल खत्म हो गया था, तो कार्यकाल खत्म होने के बाद हमारे मंत्री जी चाहते थे कि हम लोग कार्यकाल को बढ़ा दें, जबकि हमारे कानून में इसकी कोई व्यवस्था ही नहीं थी। तो हमने कहा कि कानून में तो व्यवस्था नहीं है। तो मंत्री जी बोले कि नहीं, सरकार चाहती है। उस समय एक्चुअली आपको याद होगा सत्येंद्र बाबू की सरकार के चुनाव होने वाले थे, तो चाहते थे कि चुनाव होंगे तो इसका हम फायदा ले लेंगे। तो हमने कहा कि संभव नहीं है, कानूनी रूप से संभव नहीं है, इसलिए कैसे होगा। तो फिर मामला हम लोगों ने लॉ डिपार्टमेंट को भेजा, और लॉ डिपार्टमेंट ने कहा हाँ आप नहीं कर सकते हो, पंचायतें भंग हो गई, ठीक है। लेकिन अब हो गया कि 5 वर्षों के बाद चुनाव होना ही होना है, और उसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन अलग से बॉडी बना दी गई, जो पहले नहीं था। 89 के में जब मैं था तो नहीं था, 93 में जब ये कानून बना उसके पहले नहीं था। और ये स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो म्यूनिसिपैलिटीज का भी कराता है, जहाँ कोई वैकेंसी होती है तो आप सुने होंगे कि तुरंत कराता है, अभी भी कई जगह वैकेंसी कराता है। इस प्रकार से संवैधानिक जिसको दर्जा मिल गया, संवैधानिक दर्जा, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जब मिल गया, पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में है कि राज्य सरकार मतलब राज्य चाहे तो मतलब राज्य पंचायतों का गठन करे, ठीक है ना। उसको म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड नहीं है। मैं आपको एग्जैक्ट वो सेंटेंस पढ़ के सुना देता हूँ, जो हमारे डायरेक्टिव कॉन्स्टिट्यूशन में एक तो फंडामेंटल राइट का चैप्टर है जो पार्ट 3 में है, और ये पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, जो जस्टिसेबल यानी इसको कोर्ट से नहीं कहा जा सकता कि लिखा हुआ, इसलिए होना ही चाहिए, लेकिन सरकार के नीतियों के लिए एक तरह का यह निर्देश है। तो इसमें जो है 140 है अनुच्छेद इसका, उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज पंचायत एंड के राज्य जो हैं वे कोशिश करेगी। स्टेट मतलब गवर्नमेंट मान के चलिए, राज्य कहा जाता है संविधान में, ये प्रदेश नहीं राज्य। तो वे ऐसा कदम उठाएंगे कि वो विलेज पंचायत बने, ग्राम की पंचायतें बने, उनको ऐसी शक्तियां देंगे और ऐसा अथॉरिटी देंगे जो इनको सेल्फ गवर्नमेंट यानी क्या कहेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट मतलब स्वशासन करने में मदद करे। इसीलिए कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स है ये गांव